नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले चलेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो। दीपेश हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। सबसे पहले उन बड़ी खबरों का रुख करते हैं जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज 85 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनके निधन पर मध्य प्रदेश में 5 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। सीएम शिवराज भी श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेताओं पर मिलना आज भी जारी है। ये अब कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर कि कांग्रेस नेताओं का नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात का दौर जो है वो आज भी लगातार देखने को मिल रहा है, जिससे कांग्रेस में खलबली मची हुई है। अब बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। उन्होंने आज फिर से ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो राजस्थान में भी इन दिनों सियासी उठापटक लगातार जारी है, जहां पायलट गुट को हाई कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। 24 जून तक स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह भी अब इस पूरे मामले में एक बड़ा अब कहीं ना कहीं राहत के तौर पर देखा जा रहा है। कोरोना की बात करें तो आज 37,000 नए कोरोना के मामले भी सामने आ चुके हैं, जो लगातार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके तरफ बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं जो राजधानी भोपाल से मिल रही है। राजधानी के कई इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। बाग से वनिया, बुधवारा समेत कई इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। रविवार तक यहां लॉकडाउन रहने वाला है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि अब जिला कलेक्टर्स को अधिकार दे दिए गए हैं कि वो जिले में किस तरह की व्यवस्थाएं करनी है उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो अब अलग अलग जिले में लॉकडाउन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कहीं 1 दिन का, कहीं 2 दिन का, कहीं क्षेत्र वाइज अब लॉकडाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल में यह बड़ा फैसला लिया गया है। बाग से वनिया और बुधवारा समेत कई इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अब इसी तर्ज पर लॉकडाउन देखने को मिलेगा अलग अलग सेक्टर्स में? जिस एरिया से अगर कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है, वहां की चीजों को टोटली बंद कर दिया जाएगा? बिल्कुल दीपेश, ये जिस तरह के हालात भोपाल में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार जो कोरोना के मामले हैं 100 के आंकड़े को पार कर चुके हैं, उसके बाद लगातार अब प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते भोपाल के बुधवारा और बागसेवनिया इलाके सहित कई इलाकों पर जहां लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं वहां लॉकडाउन की स्थिति तैयार कर दी और रविवार तक यहाँ पर दुकानें बंद करने का ऐलान पुलिस ने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो कह सकते हैं भोपाल के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो ये जो कोरोना है लोगों के घर घर तक पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 4:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद उनकी अंतिम यात्रा गुलाला घाट चौक के लिए रवाना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सुबह लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया था। लिवर और किडनी में इंफेक्शन की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दरअसल जब वे मध्य प्रदेश में थे और उसके बाद कुछ दिनों के लिए वे लखनऊ पहुंचे हुए थे, इसी दौरान उनकी सेहत बिगड़ी और स्वास्थ्य खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका हालचाल जानने के लिए भी अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उनकी सेहत में सुधार नहीं हो पा रहा था। उतार चढ़ाव उनकी सेहत में लगातार बना हुआ था और आज ये सुबह सुबह दुखद खबर निकलकर सामने आई तकरीबन 5:30 बजे कि उनका निधन हो गया है, जिसके बाद से मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में एक शोक की लहर देखने को मिली। लगातार तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की जा रही है। देश और उत्तर प्रदेश के लिए जो किया वो सारा देश और उत्तर प्रदेश जानता है। आज मध्य प्रदेश की जनता ये अनुभव कर रही है कि उनके मार्गदर्शक उनसे छिने हैं। हमारी ये व्यक्तिगत क्षति है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को, मित्रों को, शुभचिंतकों को, अनुयायियों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे।
जीवन भर वो राष्ट्र सेवा में लगे रहे। हर एक क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। माननीय टंडन जी सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता के प्रतीक थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भले उनका कार्यकाल अल्प रहा हो, लेकिन उन्होंने सदैव हमें जनहित में मार्गदर्शन भी दिया, प्रेरणा भी दी। श्रद्धेय लालजी टंडन के निधन से सभी मध्य प्रदेश वासी स्तब्ध हैं। यह मध्य प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। श्रद्धेय लालजी मध्य प्रदेश के केवल राज्यपाल नहीं, एक पालक की भूमिका में थे। मन बहुत आहत है। गवर्नर के रूप में नहीं, मेरा पूर्व से भी उनसे लंबा परिचय रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अपना अलग स्थान रखा। जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से वो एक रहे। देखिए, आज हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए तो एक दुखद समाचार है, क्योंकि लालजी टंडन जी हमारे महामहिम राज्यपाल के पद को सुशोभित करते थे। साथ में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश के जन नेता थे। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में और राज्यपाल के रूप में समाज को जोड़ने में ही लगे रहे। उनका जाना एक बड़ी क्षति है। हाँ, मैं अपने ओर से, मेरे विधानसभा के सभी वोटर की ओर से, सभी इष्ट मित्रों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे राज्यपाल श्री लालजी टंडन साहब भगवान को प्यारे हुए, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनको अपने चरणों में जगह दे। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे और उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर इस जुलाई के महीने में ही ठीक 1 साल पहले उन्होंने ये पदभार ग्रहण किया था। आज 21 जुलाई और 20 जुलाई को उनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर हुई थी। 29 जुलाई को उन्होंने उस पदभार को ग्रहण किया। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और इस 1 साल के दरमियान मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह की उथल पुथल देखने को मिली, इस 1 साल के दरमियान मध्य प्रदेश में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके वे साक्षी रहे। और उस दौरान भी संवैधानिक गरिमा को उन्होंने बनाए रखा। उन्होंने संविधान के दायरे के तहत, संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के तहत उन्होंने इस व्यवस्था को बनाने का काम किया और वो व्यवस्था कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से भी सर्टिफाइड की गई और कहा गया कि महामहिम ने जो अब लाइन दी है वही ठीक है, उसी पर आगे भी काम किया जाता रहेगा। जब विधायकों को या फिर जिस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही थी, या फिर ये कह लीजिए विधायकों ने जिस तरह से दल बदल किया था, उस दौरान की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहते हुए जो योगदान भारतीय जनता पार्टी के अलावा राजनेताओं के लिए दिया, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तकरीबन 50 वर्षों का जो उनका साथ रहा, तकरीबन 5 दशक का जो उनका साथ रहा, वो आज तक भी यही इसी और इशारा करता है कि वाकई में उनके अंदर उनकी छवि कहीं ना कहीं नजर आती है। और इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या ताजा जानकारी, इस वक्त क्या कुछ वहां चल रहा है और कब तक अंतिम यात्रा निकलने वाली है? देखिए दीपेश, अगर बात करें अभी के फिलहाल के स्टेटस की, तो फिलहाल जो चौक स्थित आवास है लालजी टंडन का, वहां पर तमाम जो लखनऊ के जो डिग्निटरीज हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए थे, हालांकि इसके बाद वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। और अब 4 बजे का ये समय है जब ये कहा जा रहा है कि जो गुलाला घाट है अभी वहां पर लाया जाएगा। लेकिन अभी घर से चूंकि जो पार्थिव शरीर है वो निकला नहीं है, गुलाला घाट पे तमाम जो वीवीआईपी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और 10 से 15 मिनट के अंदर रूट क्लियर करवाया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। रूट क्लियर होते ही जो है पार्थिव शरीर है
उसको ले जाया जाएगा गुलाला घाट पे, जिसकी तैयारियां चल रही है। जी, अब अनामिका, तैयारियों को लेकर आप जानना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं? गार्ड ऑफ ऑनर वहां दिया जाएगा और इसके अलावा वहां किस तरह की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं? कौन वीवीआईपी वहां पर पहुंचने वाला है? देखिए, जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल, प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, लखनऊ के सांसद और तमाम ऐसे लोग जो जिन्होंने काम किया है लालजी टंडन के साथ, राजनीतिक सफर की शुरुआत की है, या सहकर्मी रहे या पदाधिकारी रहे हैं, वो भी उनकी इच्छा है कि वो भी घाट पर आए। हालांकि इस बीच जो उनके बेटे हैं आशुतोष टंडन, उनकी ओर से जरूर दरख्वास्त की गई है लोगों से कि अभी कोरोना काल चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये आश्वासन दिया गया है कि वो अपनी जो भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से एहतियात भी बरतें। उससे क्या फर्क पड़ता सर? बिल्कुल, अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रही हैं कि चूंकि कोरोना काल है और लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए अब कैबिनेट मंत्री और उनके पुत्र लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अगर आप घर रहकर ही दर्शन कर सकते हैं तो वही करिए, ताकि आपकी भी सेहत स्वस्थ रखे। ये अपील वो लगातार सुबह से करते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि जिम्मेदार पद पर हैं और ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि प्रदेश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसीलिए वो ये अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। चलिए, बाकी और खबरों का जिक्र करते हैं। हमारे सहयोगी पुनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और बात कर लेते हैं अब संघ की बैठक की। तो भोपाल में संघ की 5 दिनों की बैठक चल रही है। शारदा विहार में ये वर्किंग ग्रुप की ये बैठक रखी गई है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शिरकत कर रहे हैं और संघ के कई बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। कोरोना संकट के बीच संघ की ये पहली बैठक है। इस बैठक में कोरोना के दौरान और बाद के हालात में संघ की भूमिका को लेकर मंथन भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में आज से 5 दिनों तक संघ का महामंथन चलेगा। हम इस वक्त उसी शारदा विहार स्कूल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर ये जो बैठक है वो चल रही है। जानकारी के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। संघ के सभी जो सह सरकारवाह हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और शीर्षस्थ जो प्रचारक हैं संघ के, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर आप देखें तो तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। हालांकि मीडिया को किसी तरीके की एंट्री अंदर नहीं दी गई है। इस बैठक के बारे में ये कहा जा रहा है कि कोरोना के दौरान के और उसके बाद में संघ की भूमिका आखिरकार क्या होगी, किस तरीके से संघ काम करेगा, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। साथ ही साथ में कोरोना की आपदा के दौरान में केंद्र सरकार के जो एजेंडे हैं, मसलन अगर हम स्वदेशी की बात करें, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, तो इन एजेंडों को कैसे संघ के जो आनुषंगिक संगठन हैं वो आगे बढ़ा सकते हैं या बढ़ाएंगे, उसको लेकर भी जो मंथन है वो किया जा रहा है। एक और बड़ी बात ये कि जब संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर जो वर्किंग ग्रुप है वो संभवतः देश के और प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं उन पर भी मंथन करेगा। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल चल रहा है और इस बीच कांग्रेस की तरफ से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार अपनी तरफ से केंद्र को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और वीडियो जारी करके भी अपनी बात रख रहे हैं। इसी को लेकर एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां, फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6वीं सालगिरह मनाई, जून में बिहार में वर्चुअल रैली की, जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश कर रही है और इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी सिर्फ ट्वीट कर सकते हैं। पिछले 10 साल के कार्यकाल में अपनी पार्टी को विपक्ष में बैठने लायक भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। राहुल गांधी सिर्फ ट्वीट ही कर सकते हैं, बाकी तो कुछ बचा नहीं उनके पास में, न जनाधार बचा न नेता। उनके नेतृत्व में 10 साल में आज तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया कांग्रेस का लोकसभा में। उनका उद्देश्य देश बचाना है भी नहीं, कभी रहा भी नहीं। पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत है। बंगला बचाना प्राथमिकता है, देश बचाना प्राथमिकता नहीं। इस नेतृत्व है वर्तमान में कांग्रेस का, राहुल गांधी जी हो,
उसको लेकर बहुत निराशा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 4 दिन रहना पड़ा दिल्ली राहुल गांधी से मिलने के लिए। एक राज्य के मुख्यमंत्री को राहुल गांधी से मिलने के लिए 4 दिन दिल्ली में रहना पड़े तो कांग्रेस की क्या हालत है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है और जब राहुल गांधी अपनी तरफ से कुछ बात कहते हैं तो उस पर पलटवार होता है। यही मध्य प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिला। नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह दोनों निशाना साधे नजर आए राहुल गांधी पर। चलिए और खबरों के लिए रुख करते हैं सीधे ब्रेकिंग स्टूडियो का, जहां पर मेरे सहयोगी दीपेश मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, राहुल गांधी के मसलों को लेकर लगातार पलटवार जारी है। राहुल गांधी पर कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया और कहा है कि मानसिक रूप से गड़बड़ लगते हैं राहुल। विदेश नहीं जाने से मानसिक का संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए ऐसे सवाल पूछते हैं। बहुत समय से विदेश में गए नहीं है वो, जो गुप्त यात्रा उनकी विदेश की होती है, और इसलिए अभी मानसिक रूप से थोड़ा सा गड़बड़ लगते हैं मुझे, और इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों पूछते रहते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसे प्रश्नों को कोई गंभीरता से लेता होगा। आप भी इसे गंभीरता से मत लीजिए और मैं भी गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बीच अब ट्विटर पर दिलचस्प जंग छिड़ चुकी है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर सरकार की कथित नाकामियों का कैलेंडर जारी किया है। उस ट्वीट पर जवाब देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने सिलसिलेवार सरकार की उपलब्धियां गिना दी हैं। साथ ही कांग्रेस पर जवाबी तीर चलाते हुए पिछले महीनों में हुई विफलताओं का ब्यौरा भी दिया है। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ट्वीट पार्टी बनकर रह गई है। देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है। राहुल के कैलेंडर के जवाब में जावड़ेकर ने भी कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में सिलसिलेवार तरीके से सरकार की पिछले महीनों की उपलब्धियां गिनाई गई है। जावड़ेकर ने जवाबी तीर चलाते हुए कहा कि कांग्रेस ने फरवरी में शाहीन बाग करवाकर दिल्ली में खूनी दंगे करवाए। मार्च में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया को खो दिया। अप्रैल में कांग्रेस कोरोना काल की वजह से गांव लौट रहे मजदूरों को भड़काने में लगी रही। मई का महीना संसदीय चुनावों में कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय के नाम रहा। जून में चीन का बचाव किया। जुलाई में राजस्थान में कांग्रेस पतन के कगार पर नजर आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बदनावर के पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत की। इनकी नाराजगी एक बार फिर से सामने आ गई। बीते दिनों नाराज हुए थे, एक बार फिर से नाराज हो गए। नाराजगी इस बात को लेकर है कि इंदौर का प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट की जगह उषा ठाकुर को बनाया जाए, ये बात वो मांग कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि तुलसी सिलावट सांवेर उपचुनाव में व्यस्त हैं, इसकी वजह से इंदौर में कोरोना के हालात को वो संभाल नहीं पा रहे। इसके अलावा उन्होंने इंदौर में व्यापारियों आम जनता के खिलाफ की जा रही चालानी कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराया और व्यापारियों की समस्या को लेकर सीएम को पत्र लिखा। इसके अलावा बदनावर में उपचुनाव के पहले राजेश अग्रवाल के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय से उनकी नाराजगी बरकरार है। चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पूरा समय उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है। उनके पास जनता की समस्याएं सुन करके बैठ करके अधिकारियों के पास समय देने के लिए समय कम है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इनका प्रभार अभी जब तक चुनाव है किसी और मंत्री को दे दिया जाए। उषा ठाकुर जी यहाँ है, इस शहर में पूरा समय दे सकती हैं, वो कम से कम जनता के बीच में बैठ करके प्रशासन से चर्चा कर सकती हैं। तुलसी सिलावट जी चुनाव के बाद में वापस उन्हें दे दिया जाए प्रभार। प्रशासन जो दिन भर मास्क नहीं लगाए, आप 250 रुपये का चालान कर रहे हो, ये कौन सा न्याय है? जिस आदमी को मास्क खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे वो बेचारा अपना रुमाल से अपना मुंह ढकता होगा। मास्क लगा और इनको 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये जैसा जुर्माना, इसका कोई आधार है क्या? आगे बढ़ते हैं। खबर अशोकनगर से। अशोकनगर में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नगरपालिका ऑफिस का घेराव किया है। बिजली पानी की समस्या को लेकर धरना दिया है। पार्षद की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया है। अशोकनगर से इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
तो अशोकनगर में लोगों ने प्रदर्शन किया है। नगर पालिका ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया गया है। बिजली पानी की समस्या को लेकर धरना दिया। पार्षद की अगुवाई में यह प्रदर्शन देखने को मिला है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां पर उड़ती हुई नजर आई और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़े थे। पुनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार।